बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम राजनीति विज्ञान का जो है आज लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपके भी एग्जाम में आने वाला है उसके लिए। ठीक है, अब मैं कल से आप लोगों के लिए कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला बोल रहा है कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही अणुशक्ति के विकास का कार्यक्रम अपना लिया था। जब होमी जहांगीर भाभा ने निर्देशन में भाभा अणुशक्ति आयोग की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और विकास के लिए अणुशक्ति का विकास करना था। मतलब क्या होगा कि भाई शांति एवं सुरक्षा के लिए किसका विकास करना है, तो अणुशक्ति का। अणुशक्ति मतलब भाई बोल सकते हैं कि भाई आपके पास हथियार होना जरूरी है, किस लिए, ताकि कोई आप पे आक्रमण ना करे, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि 1974 में भारत ने पहला अणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। कहाँ किया था, 1974 में किया था। ठीक है, अगला है थर्ड वाला, मई 1998 में भारत ने 5 सफल अणु परीक्षण किए जिनके कारण उसे महाशक्ति के कोप का भाजन भी बनना पड़ा और उस पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए थे। मतलब जो सुरक्षा परिषद है ना, उसकी जो महाशक्ति है, ठीक है, उसके जो है कोप का जो है मतलब उसको मतलब सुनना पड़ी थी, किसको, भारत को सुनना पड़ी थी, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, अगला देखते हैं पॉइंट। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोगों का। फोर्थ नंबर का पॉइंट हम लोगों का बोल रहा है कि सन 2006 के आरंभिक दिनों में भारत और अमेरिका के बीच एक अणु समझौता भी हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत को अणुशक्ति मानते हुए इसे यूरेनियम की आपूर्ति का भी आश्वासन दिया। यह समझौता अभी पूर्ण रूप से अमेरिका कांग्रेस की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सका है और उसके लिए दोनों ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कौन सा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत की विदेश नीति की एक विशेषता के रूप में एक लेख लिखिए। तो भारत की विदेश नीति की विशेषता में एक विशेषता यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है। मतलब भारत हमेशा से ये कहता आया है कि लड़ाई झगड़े करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर आप उसी बात को अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, वार्तालाप करके अगर समाधान ढूंढोगे उस चीज़ का, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समाधान मिलेगा आपको उस चीज़ का। हम लड़ाई करें कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि थोड़ा नुकसान हम लोगों का और थोड़ा आपका होगा, जनहानि होगी, है ना। कि वह अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध में विश्वास रखता है ना। उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार करेगा, युद्ध अथवा सशस्त्र संघर्ष द्वारा नहीं। यह बात भारतीय संविधान में वर्णित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में भी कही गई है। ठीक है, कि जो है हम लोग क्या करते हैं, भारत के जो व्यक्ति हैं वो मतलब भारत जो है हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखने की बात करता है। भारत ने इस सिद्धांत को केवल दिखावे के लिए ही नहीं अपनाया, बल्कि वह इस पर अमल भी करता आया है। कश्मीर का मामला भारत ने 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। हालांकि यदि 2 दिन भारत और प्रतीक्षा करता तो वह समस्त कश्मीर वापस ले लेता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक उसे नहीं सुलझाया है। पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में भारत पर आक्रमण किया और इसी नीति के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए इलाके भी वापस कर दिए। 1971 में तो पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिक को बंदी बना लिया गया था, परंतु उन्हें भी भारत ने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, भारत ने दूसरे देशों के विवादों को भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में काफ़ी सहायता की है। ठीक है, और इसके लिए अपनी सेवाएं पेश की है। भारत आक्रमण की नीति का समर्थन नहीं है, विश्व शांति को बनाए रखना भारत हमेशा चाहता है। यह विश्व शांति को भारत हमेशा से प्रोत्साहित करता आया है। कौन, भारत, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हम लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हम लोगों का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और इसे एक आंदोलन का रूप दिया। वास्तव में गुटनिरपेक्षता का विचार संचार को भारत ने ही दिया था। मतलब विश्व को किसने दिया था, भारत ने दिया है। आरंभ में तो कुछ देशों ने इस नीति को तटस्थता कहा और कुछ ने इसे अवसरवाद की संज्ञा दी। सर्वप्रथम वार्डुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के द्वारा
आस्था प्रकट की गई। इसमें 29 देशों ने भाग लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह बड़े शर्म और अपमान की बात है कि कोई एशियाई अफ्रीका देश किसी गुट का दुम छल्ला बनकर जिए और अपनी स्वतंत्रता पहचान खो दे। ठीक है, मतलब किसी ग्रुप आप लोग किसी देश में शामिल हो जाएं और आपने खुद का अस्तित्व खो दे, खुद की पहचान खो दे, है ना। ऐसा काम जो है भारत तो कभी से करना चाहता नहीं है। इसके बाद भारत के प्रयत्नों से गुट निरपेक्षता देशों का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में बुलाया गया, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। भारत ने इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में बड़ा योगदान दिया है। इस आंदोलन का 7वां सम्मेलन 1983 में भारत में हुआ था, जिसमें 101 राष्ट्रों ने भाग लिया था। वास्तव में भारत इस आंदोलन का नेता है। किसका? गुट निरपेक्षता आंदोलन का नेता कौन है? तो भारत है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का बोल रहा है कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। क्या बोल रहा है देखो, ऊपर करता हूँ प्रोसेस को आपको, ताकि इसमें समझ में आ जाए अच्छे से आपको। चलो, क्या बोल रहे हैं भैया कि भारत की विदेश नीति का स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण भारतीय विदेश नीति की यह एक विशेषता है। भारत हमेशा से क्या करता है? स्वतंत्र व्यापार करना चाहता है, जो कि उसकी विदेश नीति की एक प्रमुख खासियत या बात है कि इसका स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी खेमे में शामिल हुए या किसी खेमे के दबाव में आए हुए, अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से और परिस्थितियों का अपने आप मूल्यांकन करते हुए इसका निर्माण किया है और अपने विदेशी संबंधों का संचालन किया है। भारत ने स्वतंत्रतापूर्वक तरीके से राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय लिया और सोवियत संघ के खेमे के देशों से संबंध बनाए रखे। भारत न तो पश्चिमी खेमे के दबाव में रहा और न ही सोवियत के खेमे में दबाव में रहा। भारतीय नेता सोवियत संघ की नीतियों, सोवियत संघ की नियोजित विकास की नीति से प्रभावित थे, परंतु उसकी अंधाधुंध नकल नहीं की और लोकतांत्रिक वातावरण के अनुसार नियोजित विकास की प्रक्रिया को अपनाया। इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण और संचालन किया था। मतलब भारत, सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि भारत जो है किसी गुट में शामिल होना नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि हमारे संबंध जो है प्रत्येक देश से है। अगर प्रत्येक देश से आपके खुले रूप से संबंध होंगे तो कोई भी देश का व्यापारी आपके यहाँ के व्यापार व्यवसाय कर सकता है और आप वहाँ पे जाके, हमारे देश के उद्योगपति वहाँ पे जाके खुले रूप से व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, वस्तुओं का आयात निर्यात अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, जो है विश्व व्यापार की जो है रास्ते खुलेंगे, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या बोल रहे हैं। निरंतर भी भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता के साथ ही जो नीति अपनाई गई थी वह आज भी लागू है। भारत में बहुदल प्रणाली, मतलब एक से अधिक दल हैं, ठीक है, और चुनावों में विभिन्न दलों में सत्ता के लिए खुला संघर्ष होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम देखते हैं चुनाव में क्या होती है, मत प्रणाली होती है। ठीक है, उनके बीच में संघर्ष भी होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। जो पार्टी अच्छे कार्य करती है उनको अधिक मात्रा में वोट मिलता है, वही विजेता होती है। जो काम सही नहीं करती उनको जो है वोट नहीं मिल पाता, तो विजेता नहीं हो पाती है। ठीक है, और चुनाव में विभिन्न दलों से में सत्ता के लिए खुला संघर्ष होता है और इस संघर्ष में कई बार सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, जैसे कि 1977 में, 1980 में, 1990 में, 1991 में, 1996 में, 1998 में और 2004 में सत्ता परिवर्तन हुआ है। परंतु जो भी दल सत्ता में आया उसने उसी विदेश नीति को अपनाए रखा जिसके निर्धारक जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं, और जो भी प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का कार्यभार भी अपने अधीन रखते थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला, थर्ड वाला देखिएगा कि सर्वाधिक क्या बोल रहे हैं, देखो थोड़ा हटा देता हूँ उसको। हाँ, संवैधानिक मार्गदर्शन। भारत की विदेश नीति की एक विशेषता यह भी है कि संविधान इसके संबंध में प्रत्येक सरकार का वह कोई भी राजनीतिक दल हो मार्गदर्शन करता है। संविधान कोई बाध्यकारी प्रावधान की व्यवस्था नहीं करता, केवल यह सुझाता है कि सत्तारूढ़ दल या वर्तमान सरकार को क्या करना चाहिए। किसमें सब इसका लेखा जोखा है, संविधान में इसका लेखा जोखा पूरा दिया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो पहला है पंचशील का सिद्धांत। देखिए, हम लोग विदेश नीति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बाकी होता क्या एग्जाम में कि इन सिद्धांतों को अलग अलग भी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, देखते हैं कि पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व विश्व शांति की नीति को पंचशील के सिद्धांत के व्यवहारवादी रूप दिया गया है। इस पंचशील सिद्धांत की घोषणा 19 अप्रैल 1954 की भारत चीन समझौते में की गई थी। पंचशील सिद्धांत के 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं। अब किस प्रकार है 5 सिद्धांत देखते हैं हम लोग। चलो, पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। मतलब आप जिस जगह पे, हम लोग हमारी सीमा है,
हम लोग वो जगह को बनाए रखेंगे, उसको खंडित नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा है एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण न करना, मतलब हम एक दूसरे के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प। ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके आंतरिक मामलों में। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, मतलब मित्रता की बात होगी वहाँ पर। ठीक है, जो भी भैया अगर योजना चल रही है, जो भी मैंने अगर मान लो व्यापार करना चाहते हैं, विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, संबंध स्थापित होंगे। ठीक है। अगला क्या है, पांचवा, कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। क्या अगला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले आगे देखते हैं हम आगे क्या बोल रहे हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ उसको मैं। हाँ, निशस्त्रीकरण। भारत निशस्त्रीकरण को विश्व शांति के लिए एक घातक मानता है। शस्त्रीकरण महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता व युद्धों को बढ़ावा देता है, इसीलिए भारत ने सदैव निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। भारत ने आणविक साध्य होते हुए भी अणु बम न बनाने की नीति को अपनाया है। आज विश्व में लगभग 20 अरब रुपया प्रतिदिन अस्त्र शस्त्र के निर्माण पर खर्च किया जा रहा है, तो दूसरी ओर 40,000 बच्चे प्रतिदिन भूख से मर जाते हैं। शस्त्रों की इस विनाश लीला को रोकना अत्यंत आवश्यक है। चेरनोबिल में हुई दुर्घटना ने विश्व को बता दिया कि विश्व का एक आणविक विस्फोट के कगार पर खड़ा है, जो कभी भी जरा सी मानवीय गलती से घट सकता है। इसीलिए भारत सशस्त्रीकरण का, विशेषकर आणविक शस्त्रों का विरोधी है। भारत अमेरिका की स्टार वार योजना का विरोध है। निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गति देने के लिए 1985 में दिल्ली घोषणा की गई, जिसको भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति श्री मैट्रिड स्वीडन ने के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पाल्मे, यूनान के राष्ट्रपति श्री पापेंद्रियू, ठीक है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति श्री एल्फोसिन तथा तंजानिया के राष्ट्रपति न्यूरेरे ने जारी किया है। ठीक है, किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं भैया ये कि समाजवाद का विरोध। ठीक है, साम्राज्यवाद का मतलब किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना। ठीक है, भारत द्वारा साम्राज्यवाद का विरोध स्वाभाविक है क्योंकि भारत स्वयं साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। इसीलिए भारत ने सदैव साम्राज्यवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों का डटकर विरोध किया है। इसीलिए भारत ने डचों द्वारा इंडोनेशिया पर पुनः सत्ता स्थापित करने का विरोध किया है, और लीबिया और ट्यूनीशिया, मलाया, ठीक है, वियतनाम इत्यादि की स्वाधीनता पर बल दिया है। भारत आर्थिक साम्राज्यवाद का भी विरोधी है। क्षेत्रीय संयोग। भारत के पास महाशक्ति बनने के लिए सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन भारत ने महाशक्ति बनने का कभी प्रयास नहीं किया है। भारत का क्षेत्रीय संयोग में सदैव विश्वास रहा है। भारत ने कभी भी क्षेत्रीय पड़ोसी राष्ट्रों पर दादागिरी नहीं चलाई, जैसे कि महाशक्तियाँ करती रही है। ठीक है, क्षेत्रीय संयोग को मूर्त रूप देने के लिए भारत के प्रयासों को 1985 में सफलता मिली, जबकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन, ठीक है, साउथ एशियाई एसोसिएशन ऑफ लीजेंड्स को ऑपरेशन की स्थापना की गई, जिसे संक्षेप में सार्क कहा जाता है। इस संघ में भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान तथा मालदीव शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास आज की यहीं ख़त्म हो रही है। अगर आप लोगों को क्लासें पसंद आती हो तो आपसे एक बहुत छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा एक आपसे विनती करूँगा मैं कि क्लास को पूरा देखा करें। ठीक है, थैंक यू।